तो सर हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि आज का जो माहौल है वो कोरोना का कोरोना वायरस जब से आया है यहाँ पर, तो ज़्यादातर जो स्कूल हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। जी। तो ऑनलाइन क्लासेस वो ले रहे हैं, तो उसमें क्या है कि अब टीचर्स जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो वो बच्चों के फ्यूचर को लेकर कितना मतलब वो एक्साइटेड है या उनको फ्यूचर की कितनी फिक्र है, इसके लिए क्लासेस ले रहे हैं या फिर उनको अपनी फीस चाहिए इसके लिए क्लासेस ले रहे हैं। हालांकि वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हमारा जो सवाल है वो ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो पहले चिल्ला चिल्ला कर अपने बच्चों को मना करते थे कि मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, मोबाइल लोगे तो मोबाइल देखोगे तो आपकी आंखों में दर्द होगा, आपके सर में दर्द होगा और बहुत सी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ेगी, ऐसा वो कहते थे। लेकिन आज का जमाना ये है कि वही पेरेंट्स बच्चों को प्रेशर देकर उनको जबरदस्ती उनको ऑनलाइन क्लासेस लेने पर मजबूर कर रहे हैं। वो उनसे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे आपके पास और कोई रास्ता नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सर पहले वही पेरेंट्स मना करते थे, अब वही पेरेंट्स उस चीजों को गाइड कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। सर इसके ऊपर आप बताइए। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो हालात अभी जारी हैं और जिस तरह के मुश्किल पेचीदा हालात से हम अभी गुजर रहे हैं, ये हालात हमारे बनाए हुए नहीं हैं। ये किसी हुकूमत के, किसी डिपार्टमेंट के, किसी स्कूल के, किसी शोबे तालीम के बनाए हुए नहीं हैं। ये सामने आए हैं आज से 1.5 बरस पहले तकरीबन। जी। और अब उसके मुताबिक कई माजी में ऐसा हुआ कि स्कूलें बंद हो गई। फिर उसके बाद जब थोड़ा पहली लहर जो कोरोना की थी, जब वो थोड़ी कंट्रोल हुई, तो उसी दौरान में हुकूमत की जानिब से ये इंस्ट्रक्शंस, ये हिदायत दी गई कि हम तमाम स्कूल्स जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन जारी करें। अब ये एक ऐसा काम था कि जिसको स्कूल को या शोबा तालीम से जुड़े हुए तमाम लोगों को, एजुकेटर्स को करना ज़रूरी था। जी बिल्कुल। तो अब ऐसी हालात में, ऐसे इस किस्म के जो हालात पैदा हुए, उसमें ये बात ज़रूरी महसूस हुई कि भाई अब कोई तरीका ढूंढा जाए। तो ऑनलाइन एक ऑप्शन था जिसको खुद हुकूमत ने या एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सुझाया लोगों को। जी। और उसके मुताबिक फिर ये काम सब शुरू हुआ। जी। यकीनी तौर पे मैं कोरोना से थोड़ा पहले की बात करूंगा कि बहुत सारे स्कूल्स पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में जो है वो इस किस्म के यानी जदीद एजुकेशन से जुड़ने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन वो नाकाम रहे। इसलिए नाकाम रहे कि लोगों की कोई ऐसी लाजमी ज़रूरत नहीं थी कि वो डिस्टेंस एजुकेशन जो है उनके लिए एकदम लाजमी ज़रूरत बन जाए। ऐसा कुछ नहीं था, स्कूलों में जा रहे थे बच्चे। लेकिन अब जो हालात पैदा हुए, उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन किसी के सामने जो बचा, वो था ऑनलाइन एजुकेशन। जी। और ऑनलाइन का कोई भी तरीका हो, बहुत सारे तरीके आज राइज हैं। और जैसे जूम ऐप से पढ़ाई हो रही है स्कूलों में, इसके अलावा कोई दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं जो स्कूलों ने खुद बनाए हैं या डिपार्टमेंट ने उनको सजेस्ट किए हैं, या फिर ये हो सकता है कि भाई यूट्यूब या ऐसे बहुत सारे दीगर जराए हैं तो इनसे बिल्कुल जहां से बच्चे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो वो तमाम तरीके सजेस्ट किए गए हैं। ये तमाम तरीकों को इस्तेमाल करने का वाहिद जो वसीला है वो ऑनलाइन है, यानी स्मार्टफोन होना जरूरी है। लेकिन आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई वो पेरेंट्स जो पहले मना किया करते थे, आज वो अपने बच्चों के हाथों में खुद फोन दे रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल जरूरत बन गई है, तो देना जरूरी है। तो और क्या जी ऐसा नहीं हो सकता कि वो जितनी देर मतलब वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उस पर उनको मतलब बैठकर उस पर पढ़ना ही जरूरी है, उसमें कुछ एक्टिविटी टीचर्स उनको कुछ एक्टिविटी नहीं करवा सकते उस बीच में कि मतलब आप अपने मोबाइल में अपनी आंखें, अपने सब पूरे बॉडी को ऐसे गड़ाकर बैठिए और उसके ऊपर पढ़ते रहिए, इसके बजाय वो उनको कोई एक्टिविटी दे दे। एक्चुअल तरीका यही है कि जो कंटिन्यूअस उनका ऑन स्क्रीन टाइम है बच्चों का, उसको कम से कम किया जाए। जी। ये मकसद भी ऑनलाइन एजुकेशन के तरीकों में भी सुझाया गया है और इसके लिए टीचर्स को, एजुकेटर्स को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि वो बच्चों का ऑन स्क्रीन टाइम जिसको कहा जाता है वो कम से कम करें। बिल्कुल। और हाँ, और लाजमी नहीं है कि कंटिन्यूअस वो फोन अपने सामने लेकर बैठा रहे। एक आधे घंटे का कोई पीरियड है, जूम मीटिंग चल रही है, तो उस दौरान में वो आधे घंटे के लिए अपने सामने स्मार्टफोन को रख सकता है। उसके बाद में अगर जब वो जरूरत पूरी हो गई, पीरियड खत्म हो गया, तो अब बाकी उसका लिखने का काम है, उसका होमवर्क है, उसको पढ़ने का काम है।
तो अब वहां पर वो स्मार्टफोन की जरूरत तो उसको नहीं रह जाती है। तो अब ये काम जो वहां से शुरू होता है, यानी उस जूम मीटिंग के बाद या उस यूट्यूब के लेसन के बाद या कोई भी जो ऑनलाइन तरीका अपनाया गया था उसके बाद, वो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का था। आधे घंटे के बाद में जो काम टाइम शुरू हुआ है, अब वहां से पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो स्मार्टफोन अपने बच्चे के सामने से हटाएं और उसकी मदद, सवालात अगर उसको कुछ पढ़ के सुनाना है, कोई गाइडेंस टीचर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली है तो उनको पढ़कर सुनाना है तो वो वहां से पढ़कर सुनाए, और बाकी काम अपनी निगरानी में बच्चे को अपने पास बैठाकर अपने रहनुमाई के जरिए पूरा मुकम्मल करवा के ले। ये एक खास जो काम है पेरेंट्स को करना चाहिए ताकि वो जो टाइम है उनका वो भी कम हो और गैर जरूरी जो इस्तेमाल बच्चे करने लगते हैं फोन का वो कम हो जाए। लेकिन सर आपने जैसा बताया कि पेरेंट्स उनकी रहनुमाई करें हर चीज में, क्योंकि अभी जो तालिब इल्म है उसने भी स्टार्ट किया है, तो अभी वो पूरी तरीके से वो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, हर चीज को समझ नहीं सकता, तो पेरेंट्स उसको गाइड करेंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स ही पढ़ा लिखा ना हो तो फिर क्या करें, तो फिर वो कैसे करेंगे उस चीज को? क्योंकि जहां पर कहीं पर बहुत से बच्चों के पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन उनके पास फोन है, तो वो क्या सोच रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास चलेगी तो हम बच्चे को दे देंगे, बच्चा ऑनलाइन वहां से पढ़ के फिर वो सीखेगा। लेकिन वो क्या हो रहा है, वो पेरेंट्स उसको गाइड नहीं कर पा रहे वहां पर। अब बच्चा क्या कर रहा है कि वो जो उसको लिखने का काम दिया गया, पढ़ने का काम दिया है, वो खुद करने की बजाय वो किसी और से करवा के लाके उसका फोटो खींचे वो व्हाट्सएप पे भेज दे रहा है। तो ये कहाँ तक मतलब सही है? देखिए, ये तरीका तो सही नहीं है जी। पेरेंट्स की जहां तक, जैसे जो टीचर्स की या एजुकेटर्स की, स्कूलों की जो जिम्मेदारी है, उनको इस काम को बेहतर तरीके से करने के लिए सबसे पहले तो अपने जो टीचर्स हैं, अपना स्टाफ है टीचिंग, उसकी बाकायदा कोई ना कोई तरीके से, मामूली हो, ज्यादा टाइम की हो, वक्फे से ट्रेनिंग करते रहना बहुत जरूरी है। देखिए, ट्रेनिंग के बगैर, तरबियत के बगैर कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया जा सकता। तो इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी है कि जो टीचर्स जो है वो कॉम्पिटेंट हो, उनको पता हो कि ऑनलाइन तरीके से एजुकेशन देने का जो काम है वो किस तरीके से किया जाएगा, उसमें कौन कौन से मुश्किलात आने वाले, चैलेंजेस क्या है, जो मुश्किलात आएंगी उनको हल कैसे किया जाएगा। अगर ये तमाम चीजें उनको मालूम है तो वो इंशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उसको हल कर सकेंगे। तो इसका कोई हल बताइए, जैसे अगर पेरेंट्स को नहीं पता तो फिर वो क्या करे और वो अपने बच्चों को मतलब कैसे गाइड करे फिर, कि मतलब आपके पास ये जो सवालात आए हैं या आपके पास जो लिखने के लिए आया है तो आप उसको कैसे हल करें? जी, अब ये तो देखिए ऐसा है कि जैसा आपने इससे पहले भी जो सवाल था आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे पेरेंट्स की जो तादाद है वो इलिटरेट है, यानी उनको जो है तालीम उनकी उतनी नहीं है बेचारों की कि वो अपने बच्चों की उन जरूरतों को, एजुकेशनल जो चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के वक्त में, या उससे पहले भी जब कोरोना नहीं था उस वक्त भी वो तालीमें, उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते थे। लेकिन ऐसा होता है कि पेरेंट्स नहीं कर सकते, घर में कोई एक बहन है, कोई एक बड़ा भाई है जो पढ़ा लिखा है, तो उस वक्त जब ऑनलाइन सेशन चल रहा है या बच्चे को बाद में रहनुमाई दरकार है, तो उस वक्त वो भाई या बहन या घर का एक ऐसा एजुकेटेड शख्स जो एक है तो वो कर सकता है। उसका दूसरा हल कि भाई घर में है ही नहीं, हम ऐसा हो नहीं सकता कि किसी एक घर में एक पढ़ा लिखा फर्द ना हो, लेकिन अगर नहीं है तो उसका भी हल ढूंढा जा सकता है कि हम पीयर ग्रुप, जो आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाजमी करार दिया गया है, पीयर ग्रुप के थ्रू एजुकेशन, उनका फीडबैक तक उसमें अभी मांगा जाएगा। तो इस तरीके इसको भी आजमाया जा सकता है कि भाई अगर गली के मोहल्ले के 2 से 4 बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं तो एक तो जो फोन का एक वसीला है, किसी के पास अगर स्मार्टफोन नहीं है उसमें से वो एक फोन पर बाकी सारे पढ़ाई कर सकते हैं, क्लब हो सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, साथ ही साथ आपस में एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। जहां तक ये जो चैलेंजेस हैं इनको इसी तरीके से बेहतर जो है सोच कर समझ कर जो है उनको हल किया जा सकता है। देखिए, इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन देन यू आर अ प्रॉब्लम। अगर आप मसले को हल नहीं कर सकते तो आप खुद ही मसला है, हल नहीं हो रहा है तो इसलिए बेहतर हर मसले का हल मौजूद है, गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल जो हमारा ये है वो ऑनलाइन क्लासेस से ही मतलब ताल्लुक रखता है, वो ये कि मोबाइल से बीमारियां होती हैं। अगर कंटिन्यू आप मोबाइल में देखेंगे या कंटिन्यू आप मोबाइल चलाएंगे तो उससे क्या हो रहा है कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उससे 70 to 80% आप लोगों में देखेंगे तो किसी को सर दर्द हो रहा है, किसी की आंख में, किसी की गर्दन में, या अगर उनके पास फैसिलिटी नहीं है बैठने की, टेबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, ऐसे फोन रखकर ऐसे झुककर देखेंगे, तो उनकी कमर में ऐसे बहुत सारी तकलीफें उनको आ रही हैं, उनको मतलब इन सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है। तो सर, इन सब का जिम्मेदार कौन है? मतलब ये जो क्लास चल रही है, जो क्लास चला रहे हैं, स्कूल या फिर सरकार? देखिए, जिम्मेदारी की बात तो नहीं की जा सकती है।
जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं डाली जा सकती। तालीम जो है वो एक लाजमी अमल है और तालीम हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, लाजमी है। तो इसमें जिम्मेदारी से हम बचकर अगर बात करें तो भाई जिम्मेदारी किसकी, तो तालीम देना बहरहाल जो है वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को तालीम दे। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो आज पूरे मुल्क में जो है इम्प्लीमेंट किया जा चुका है 2010 से, तो उसका बुनियाद ये है कि हर बच्चा जो है वो भारत का, हमारे मुल्क का, वो तालीम हासिल करे। 6 से 8 साल, 6 से 14 साल के बच्चों की जो उम्र के बच्चे हैं वो तालीम से महरूम ना रहे। तो ये चीज़ बार बार कही जा रही है और वो ये उस कानून का असल मकसद भी है कि भाई हमारे सब बच्चे जो हैं वो तालीम याफ्ता हों, कोई तालीम से ना महरूम रहे। अब यहाँ पर जब ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि मजबूरन ये सब तरीके अपनाने पड़े हैं। किसी ने इसको शौक से नहीं अपनाया, कोई जो है वो ऐसा ऑप्शन नहीं था कि भाई हमको ऑनलाइन चुनना है। एक ऑप्शन वही बचा था जिसको ऑनलाइन को ही चुनना था। बच्चों से राब्ते का एक ही वसीला है आज के दौर में जब स्कूलें बंद हैं। तो अब ऐसे हालत में ऑनलाइन एक तरीका है और उसके बेहतर इस्तेमाल हो, इस पर निगरानी रखना, इस रहनुमाई करना, ये स्कूलों की भी जिम्मेदारी है, टीचर्स की भी जिम्मेदारी है, साथ ही साथ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। टीचर्स बताएं साथ में कि बेटा फोन का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा नहीं करना है, जब हम आपके सामने हैं तो उसी वक्त करना है। साथ ही साथ टीचर्स ये भी बताएं कि किस तरीके से उसके इस्तेमाल, बहुत आंखों के करीब नहीं लेकर जाना है, उनको नुकसान के बारे में भी बताएं। देखिए होता यह है कि टीचर्स भी कभी कभी कुछ अपना काम पूरा करने के दबाव में या अपना काम, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के इसमें इन चीजों पर कभी कभी ध्यान नहीं देते। तो उनको देना चाहिए कि वो बच्चों को सिखाए, उनको बोले कि बेटा आप जो है इन चीजों पर भी ध्यान दें, सिर्फ पढ़ाई नहीं करना। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा इस दरमियान में कि जब ऑफलाइन एजुकेशन जारी था या जारी फिर से होगा आगे, कोरोना के ये सब मामला खत्म होने के बाद में, तो ऐसी सूरत में टीचर जब जाकर तो बहुत सारी चीजें सिर्फ अपनी सब्जेक्ट की नहीं पढ़ाता था। अपने सब्जेक्ट की जो चीजें, जैसे कोई इंग्लिश का टीचर है या ज्योग्राफी का टीचर है, वो सिर्फ ज्योग्राफी नहीं पढ़ाता है, उसको ये सिखाया जाता है कि कभी कभी कोई ऐसे टॉपिक्स आएंगे बीच में जो आपको कवर करने पड़ेंगे, यानी जनरल नॉलेज के आ गए तो वहां पे वो बता के निकले। मॉरल इशू है, मॉरल ट्रेनिंग करके चले कि भाई ये मॉरल इशू है, जो नशे की बात आई, कुछ और ऐसा मैटर आया, तो ये सब चीजें जो है वो साथ में चलती हैं। यानी एक सब्जेक्ट के साथ में दीगर चीजों को मिलाकर टीचर को बढ़ना, यही उसको सिखाया जाता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। और एक अच्छा टीचर इन चीजों को जहन में रखकर अपनी टीचिंग जो है, अपनी तदरीस करता है। तो अब यहाँ पर भी एक अच्छे टीचर की निशानी ये होगी कि वो बच्चों को साथ साथ में बताते चले कि बेटा ये चीजें जो है आपके लिए मुनासिब नहीं है कि आप बहुत ज्यादा गैर जरूरी तौर पर इस्तेमाल करें। फिर उन्हें ये भी बताएं कि जब पढ़ाई का वक्त खत्म हुआ तो अब आपको लिखना है। मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत सारे नुकसान भी हुए। तो बहुत बड़ा नुकसान है, बच्चों के लिखने की आदत छूट गई, बिल्कुल लिखने की आदत छूट गई है। जब क्लास में टीचर मौजूद रहते थे और जब जो है बच्चों के पास में पहुंचकर, उनके बेंच के पास पहुंचकर देखते थे कि ये लिख नहीं रहा है, तो उसको जो है ताकीद, तंबीह जो भी है वो इंस्ट्रक्शन दी जाती थी। यहाँ तक कि कई बार टीचर हाथ से लिखकर भी बताते, छोटी क्लासेस में ये सब होता रहा। तो अब वो तो मुमकिन नहीं है। अब यही काम जो मैंने अपने आपके पहले सवाल के जवाब में कहीं उसका जिक्र आया है कि ये काम अब एक टीचर जो है वो नहीं कर सकता है ऑनलाइन। इसमें हाँ ताकीद कर सकता है, सिखा सकता है इन चीजों को, लेकिन इसका फॉलो अप लेना, इसके बारे में याद दहानी करना, इसके बारे में जो है वो एक रिमाइंडर देते रहना कि बेटा देखो अभी टीचर आपको क्या बोल रहे थे, ये चीज इस तरीके से बच्चों के जहन में जो है वो, यानी उनको बार बार कहना, ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, सरपरस्तों की है, वालिदैन की है। और इसलिए घर में एक ऐसा माहौल, एजुकेशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना ये बहुत जरूरी हो गया है आज के इस ऑनलाइन एजुकेशन के दौर में। जी, ऑनलाइन एजुकेशन से भी मतलब अभी ऐसा है कि ऑनलाइन जो एजुकेशन चल रहा है, इससे सर बच्चों को कहां तक फायदा पहुंचेगा? क्या बच्चे इस ऑनलाइन एजुकेशन से अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं इस ऑनलाइन एजुकेशन से? क्या लगता है सर आप? देखिए ऐसा है कि तब्दीली जिंदगी का लाजमी जुज है। जो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। आप समझ लें कि अगर आप चेंज नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आप जमाने की जरूरतों के मुताबिक अपने आप को ढालने में नाकाम है। बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव बहुत जरूरी है। ये यानी ऐसा समझ लें कि हर वक्त दुनिया आप सफर करते हैं तो आप कितना चेंज देखते हैं। हर जगह का माहौल, जुबान बदल जाती है, बोलने का तरीका बदल जाता है, 8 किलोमीटर बाद जो है बोलने का तरीका बदल जाता है। तो ये तो यहाँ पर लाइव आपको देखने को मिलता है।
इसी तरीके से हर वक्त दुनिया तब्दील हो रही है, आगे बढ़ रही है। मैं ये आपके हाथ में स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन के बारे में 22 बरस पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ये बच्चे बच्चे की जेब में होगा, किसी ने नहीं सोचा था। तो ये तब्दीली आज इतनी आ चुकी है कि इंटरनेट कर लो दुनिया मुट्ठी में जो है वो आज, यानी एक ऐसा नारा था जिसके बारे में हंसी आती थी कभी कि भाई कैसे दुनिया मुट्ठी में आएगी, वाकई दुनिया मुट्ठी में लेकर हर कोई घूम रहा है। तो देखें तब्दीली जो है वो अपनाना, वो और वो भी कौन सी तब्दीली, पॉजिटिव चेंजेस। निगेटिव चेंजेस की यहाँ पर बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव चेंजेस जहां भी हो उनको अपनाना हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम जिंदगी जो तरक्की कर सकें। लेकिन ये जो चल रहा है, जो ऑनलाइन अभी जैसा आपने बताया कि वो लिखने से महरूम है, बच्चे जो है प्रॉपर लिख नहीं पा रहे हैं जी, जो भी उनको पढ़ाया जा रहा है, जो भी उनको समझाया जा रहा है वो लिख नहीं पा रहे हैं। लेकिन घर में अगर कोई सरपरस्त मौजूद है या नहीं है वो भी उसको गाइड करते हैं, फिर भी अगर वो उससे फायदा नहीं हासिल कर पा रहे हैं तो फिर क्या ये ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए फायदेमंद है सर आगे चलकर? नहीं है सर। देखिए अब ये तो ऐसा है कि ऑनलाइन, क्योंकि ये एक अभी फिलहाल तो टाइम बीइंग है, ये इसको हुकूमत ने या एजुकेशन डिपार्टमेंट ने या रियासतों ने जो है कोई लाजमी उसके लिए कि भाई हमेशा ही चलेगा ऐसा नहीं करके दिया है। हाँ, कोई ऑप्शन उनके पास भी मौजूद नहीं है, स्कूलों के पास भी मौजूद नहीं है, तो जब उन्होंने दिया है इसलिए उसका एक बेहतर, इसका हल यही है कि ऐसे वक्त में एक बेहतर जो है इस्तेमाल किया जाए और उससे जो जितना यानी मुमकिन फवायद लिए जा सकते हैं वो लिए जाएं, जो बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं, और जितने नुकसानात हैं उनसे बचने की कोशिश की जाए। ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि पूरे सरासर जो है नुकसानदेह है, निगरानी कम हुई है। यानी जैसे टीचर जो है क्लासरूम में डायरेक्ट निगरानी करता था स्टूडेंट्स की, वो चीज की कमी हो गई है। तो अब वो निगरानी की भरपाई आप समझ लें कि भाई कोई भी चीज का जो है वो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई अगर हो जाए तो वो पूरा हो सकता है। ये भरपाई घर के माहौल के जरिए यकीनी तौर पर की जा सकती है, बहुत सारे लोग फराम कर रहे हैं। ये जो रहनुमाई है जिसका मैंने जिक्र किया, कई घरों में आज बाकायदा इसके ऊपर पेरेंट्स साथ में बैठते हैं और अपने बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है उस पर भी नजर रखते हैं, साथ ही साथ बच्चे क्या सीख रहे हैं या हिदायत पर अमल कर रहे हैं या नहीं, इस पर भी जो है वो बहुत सारे पेरेंट्स जो है नजर रखते हैं, तो उनको अच्छे नताइज मिल रहे हैं। हाँ, जहां पर थोड़ा सा इस मामले में ऐसा समझ लें कि भाई वो वक्त नहीं दे पा रहे हैं, उस बात की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत नुकसान है। और देखिए हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे मामलात में ये मामला निकल के आया है। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से जुड़ने वाले बच्चों की तादाद जो है वो यकीनी तौर पे बहुत कम हुई है, क्योंकि किसी के पास में जो है स्मार्टफोन नहीं है, किसी के पास में स्मार्टफोन है तो डेटा कनेक्शन का जो है वो पैसा नहीं है, डेटा है तो पैसा नहीं है, डेटा कनेक्शन है तो पैसा नहीं है। ये सारी चीजें जो है बहुत साथ साथ में चल रही हैं। लेकिन मेरी जाती राय ये है कि जिस तरीके से पेरेंट्स दीगर जो है अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए कुछ कोशिश करते हैं, और जैसे अभी बीच में त्योहार आते हैं, हमारे जो है वो कोई फेस्टिवल्स वगैरह आए हैं और फिर हमने वो जरूरतें हमारी पूरी की हैं, तो हम तालीम को क्यों प्रायोरिटी पे नहीं रखते? तालीम को अगर हम प्रायोरिटी पे रखें तो बहुत सारे फायदे जो है वो मुस्तकबिल में मिलेंगे। देखिए कुर्बानियों के बगैर कोई बहुत बड़े जो है अच्छे नताइज मिलने की तवक्को हम कर नहीं सकते। तो आज कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी पेरेंट्स को, अगर वो देते हैं तो उसके नताइज उनको उनके बच्चों के अच्छे प्रोग्रेस की सूरत में यकीनी तौर पर मिलेंगे। मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बहुत सेंसिटिव जो काम करना है आज के दौर में, और इसके लिए साथ एजुकेटर्स जितने ज़्यादा जिम्मेदार हों, रेस्पॉन्सिबल हैं, उतने ही पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। इसलिए वो दोनों मिलकर अगर होगा, देखिए एजुकेशन अपने आप में एक जो है वो एक समझ ले कि एक कोई रिक्शा है, तीन पहिए की गाड़ी है, हालांकि ये 5 पहिए की गाड़ी भी बन जाती है, लेकिन मैं 3 की बात करूंगा कि एक एजुकेशन जो है वो एक तो स्कूल है, जो दूसरा है पेरेंट्स है, तीसरा वो समाज है जिसमें मैनेजमेंट ये सारी चीजें आती हैं, हर चीज जो है एजुकेशन। अब आप समझ लें कि अगर ये सब मिलकर अच्छे से काम करेंगे तो इसका जो फायदा है उस गाड़ी को मिलेगा, यानी उस बच्चे को मिलेगा।